नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम सितंबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी देख रहे थे। इसमें हमने खेल परिदृश्य तक पढ़ लिया था। आज अपने इस वीडियो में देखेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अद्यतन सामान्य ज्ञान। सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन, नियुक्तियां और मनोनयन के बारे में। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा उर्जित पटेल को। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। 29 अगस्त 2025 को भारत सरकार द्वारा इसे 3 वर्ष की कार्य अवधि के लिए या आगे के आदेश तक के लिए नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल 2016 से लेकर 2018 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। उर्जित पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? केन्या में। ये पहले भी आईएमएफ में 5 साल तक काम कर चुके हैं। नवंबर 2016 में नोटबंदी इनके कार्यकाल में लागू की गई थी। 2017 में इन्होंने जीएसटी के कार्यान्वयन के समय आरबीआई का नेतृत्व किया था। केंद्र सरकार के साथ आरबीआई की स्वायत्तता और अधिशेष मुद्रा भंडार के स्थानांतरण जैसे मुद्दों पर विवाद के कारण चर्चा में रहे। कनाडा में भारत का उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? दिनेश के पटनायक को। कनाडा ने भारत में अपने नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? क्रिस्टोफर कुट्टर को। प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रीय सलाहकार यानी डेप्यूटी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को। 24 अगस्त 2025 को इन्हें नियुक्त किया गया। नियुक्त किसने किया? कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने। अनीश दयाल कौन है? सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक। कार्यकाल कितना होगा इनका? 2 वर्ष का। पद किसके समान होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी के समान। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? सतीश गोलचा को। ये दिल्ली पुलिस के 26वें कमिश्नर बने हैं। भारतीय सेना का नया उप सेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ VCOAS किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को। 1 अगस्त 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इन्होंने राजा सुब्रमणि का स्थान लिया। VSSC यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर ए राजराजन। 1 अगस्त 2025 को। पहले ये SHAR यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के निदेशक थे। डॉक्टर ए राजराजन ने S उन्नीकृष्ण नायर का स्थान लिया है। श्री हरिकोटा के निदेशक रहते इन्होंने चंद्रयान 3, आदित्य L1, SSLV और गगनयान के TVD-01 जैसे मिशनों का सफल परीक्षण किया है। इन्होंने LVM-3 रॉकेट से पहले समर्पित वाणिज्यिक मिशन वन वेब इंडिया 1 और देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम S के सफल प्रक्षेपण का पर्यवेक्षण किया है। इसरो मेरिट पुरस्कार, टीम उत्कृष्टता पुरस्कार और सत्यभामा विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। VSSC इसरो की मुख्य प्रेक्षण यान, डिजाइन व विकास इकाई है। संसद टीवी का CEO किसे बनाया गया है? तो लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को। इसे संसद टीवी के CEO का अतिरिक्त कार्य प्रभार सौंपा गया है। संसद टीवी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही प्रसारित करती है। क्षमता निर्माण आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? श्रीमती S राधा चौहान को। कब? अगस्त 2025 में। इन्होंने आदिल जैनुल भाई का स्थान लिया है। क्षमता निर्माण आयोग यानी CBC की स्थापना 1 अप्रैल 2021 को मिशन कर्मयोगी के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत की सिविल सेवाओं में प्रशिक्षण और कौशल विकास के प्रयासों में एक रूपता लाना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। इग्नू की कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर उम्मा कांजीलाल को। जुलाई 2025 में इन्हें नियुक्त किया गया था। 40 वर्ष के इतिहास में यह शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला हैं।
इन्होंने प्रोफेसर नागेश्वर राव का स्थान लिया है। भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट किसे बनाया गया है? वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा को। 1 अगस्त 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। उप नौसेना प्रमुख 1 अगस्त 2025 को उप नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को। ये 47वें उप नौसेना प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? शशि प्रकाश गोयल को। एयर न्यूजीलैंड के सीईओ किसे बनाया गया है? निखिल रविशंकर को। अब हम प्रमुख निधन देखते हैं। शिबू सोरेन का निधन हो गया। कब? 4 अगस्त 2025 को। ये किस पार्टी से जुड़े थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा से। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। इन्हें गुरुजी और दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। इनका निधन गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में हो गया। 3 बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में भी ये रह चुके थे। वर्तमान में झारखंड से राज्यसभा सांसद थे। इन्होंने 1970 के दशक में महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जो बाद में एक अलग झारखंड राज्य की मांग में बदल गया और वर्ष 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति स्वराज पोल का निधन हो गया। ये केप्रो ग्रुप के संस्थापक थे। स्वराज पोल का जन्म कहाँ पर हुआ था? जालंधर, पंजाब में। लंदन में इनका निधन हो गया और भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध को मजबूत बनाने वाले स्तंभ के रूप में देखा जाता था। इन्होंने अंबिका पोल फाउंडेशन की स्थापना की। 1983 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया। इससे पहले ये मणिपुर के राज्यपाल भी रह चुके थे। हॉकी प्लेयर और टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता डॉक्टर वेस पेस का निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को दिल्ली में निधन हो गया। सत्यपाल मलिक बिहार, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करते समय ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। हास्य अभिनेता जसविंदर भल्ला का 22 अगस्त 2025 को निधन हो गया। उनका निधन ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुआ। अमेरिकी जज फ्रैंक कैप्रियो का निधन हो गया, जिन्हें दुनिया के सबसे अच्छे जज के नाम से जाना जाता था। कैंसर के कारण इनका निधन हो गया। कैप्रियो अपने मानवीय फैसले और कोर्ट इन प्रोविडेंस से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। वयोवृद्ध अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन हो गया। अयोध्या के पूर्व राज परिवार के वंशज और अयोध्या के राजा के रूप में सम्मानित बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन हो गया। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक प्रमुख ट्रस्टी थे। ये बीजेपी पार्टी से जुड़े थे तथा एक बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। इन्हें पप्पू भैया के नाम से जाना जाता था। प्रख्यात संबलपुरी या कौशल साहित्यकार विनोद कुमार पसायत का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध नाटककार, कवि और गीतकार थे। 2024 में इन्हें पद्मश्री, 2008 में सारला पुरस्कार, 2010 में ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2019 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मान प्राप्त हो चुका है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच बो सिम्पसन का निधन हो गया। जानी मानी शिक्षाविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता वसंती देवी का निधन हो गया। ये तमिलनाडु राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। तमिल अभिनेता और कॉमेडियन मदन बोब यानी एस कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। 2 रुपये के इलाज करने वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर A.K. रायलू गोपाल का निधन हो गया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उन्हें जनता का डॉक्टर बताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मलयालम रंगमंच के कलाकार KPAC राजेंद्रन का निधन हो गया। ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और ब्रिटिश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड मेघनाथ देसाई का निधन हो गया।
इनका जन्म वडोदरा गुजरात में हुआ था। ये लेबर पार्टी से संबंध रखते थे। बाद में इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। भारतीय सिनेमा पर लिखी गई पुस्तक है नेहरू's हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया। लंदन के संसद चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह गांधी स्टैच्यू मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी थे। अब साथियों, हम महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति देखते हैं। देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री कौन बन गए हैं? अमित शाह। 5 अगस्त 2025 को यह उपलब्धि हासिल की। इन्होंने श्री लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा। ब्रिटेन नेवी में पहले हिंदू धर्मगुरु कौन बने हैं? बानू अत्री। ये हिमाचल प्रदेश के सोनल जिले के गढ़खल के निवासी हैं। इंग्लैंड की सबसे युवा सोलिस्टर कौन बनी है? भारतीय मूल की करसांगी मेसराम। 21 वर्ष की आयु में यह उपलब्धि हासिल की। मायपुर पश्चिम बंगाल की मूल रूप से रहने वाली हैं और वर्तमान में यूएई में रहती हैं। अब हम चर्चित स्थान देखते हैं। देश का दूसरा स्नेक वेनम एक्सटेंशन सेंटर कहाँ पर बनेगा? आगर, मध्य प्रदेश में। आगर कहाँ पर है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। पहला स्नेक वेनम सेंटर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जो दक्षिणी भारत के सांपों पर आधारित है। और आगर मध्य प्रदेश वाला कहाँ पर काम करेगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। सांप का विष एकत्रित करके अनुसंधान करेंगे और सीरम बनाएंगे। इसमें रोजगार के लिए सपेरा समुदाय को प्राथमिकता दी जाएगी। अब महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह या वर्ष देखते हैं। वर्ल्ड लंग या फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त। थीम क्या थी 2025 की? भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुले वेब का निर्माण। 15वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? 3 अगस्त को। राष्ट्रीय मैत्री दिवस 3 अगस्त को, यानी अगस्त का पहला रविवार। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस याद रखना इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त को। 11वें हथकरघा दिवस की थीम क्या थी? वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में मनाया गया। इसमें 5 संत कबीर पुरस्कार विजेताओं 19 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 24 पुरस्कारों का वितरण किया गया। प्रत्येक संत कबीर पुरस्कार में 3.5 लाख रुपए नगद, 1 स्वर्ण सिक्का, 1 ताम्रपत्र, 1 शॉल व 1 प्रमाण पत्र दिया गया। प्रत्येक राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार में 2 लाख रुपए नगद, 1 ताम्रपत्र, 1 शॉल और 1 प्रमाण पत्र दिया गया। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस 9 अगस्त को। रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन देश भर में विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। अगस्त क्रांति 9 अगस्त को। अगस्त क्रांति की 83वीं वर्षगांठ थी। विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस याद रखना, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। विश्व हाथी दिवस भी याद रखना, 12 अगस्त। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तमिलनाडु वन विभाग के साथ मिलकर 12 अगस्त 2025 को कोयम्बटूर में विश्व हाथी दिवस समारोह का आयोजन किया। इसके तहत गज गौरव पुरस्कार प्रदान किए। पॉज करके आराम से याद कर लीजिए। हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु कब घोषित किया था? 2010 में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और थीम क्या थी? लोकल यूथ एक्शंस फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। थीम थी आह्वान का उत्तर देना, यानी एंसरिंग द कॉल। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को याद रखना। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाई जाती है? 14 अगस्त को। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। कौन सा था? गुणिया सिवा। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को। पारसी नवरोज या पारसी नववर्ष 16 अगस्त को।
नवरोज का त्यौहार कई जगहों पर वर्ष में 2 बार आता है, पहला 16 अगस्त को और दूसरी बार 21 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में नवरोज पारसी पंचांग के पहले महीने में यानी 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि भारत में सहस्राई पंचांग के अनुसार 16 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, सद्भावना दिवस यानी राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त। याद रखना, सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती है और कब मनाई जाती है? 20 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त, आतंकवाद के पीड़ितों को याद दिलाने और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कार्य के पीड़ितों को मनाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त, दास व्यापार और इसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। याद रखना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था? 23 अगस्त 2024 को। विश्व महिला समता दिवस याद रखना 26 अगस्त को। इंटरनेशनल डॉग दिवस 26 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त। अब हम प्रमुख जयंती एवं त्योहार देखते हैं। रक्षाबंधन 9 अगस्त को, श्रावण पूर्णिमा के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, 16 अगस्त को मनाई गई। गोगा नवमी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, 17 अगस्त को मनाई गई। राधा अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और ये 31 अगस्त को मनाई गई। प्रमुख सप्ताह के बारे में देखें तो विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 1 से 7 अगस्त 2025 को मनाया गया और थीम थी स्तनपान को प्राथमिकता दें, स्थायी सहायता प्रणालियां बनाएं। अब साथियों प्रमुख चर्चित पुस्तकें देखते हैं। द कॉन्शियस नेटवर्क, सुगाता श्रीनिवास राजू। शेडोज एट नून, जोया चटर्जी। ट्रायल बाय वाटर, इंडस बेसिन एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, उत्तम कुमार सिंह। द डे द चैरियट मूव्ड, सुब्रतो बागची। द ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल, रोहित आर कौशिक। यानी यह रोहित शर्मा की जीवनी है। मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। अब हम महत्वपूर्ण ऑपरेशन या अभ्यास देखते हैं। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? मिस्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सह आयोजन किया गया मिस्र में 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 को। मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डा मिस्र में आयोजित किया गया, 40 से अधिक देशों ने भाग लिया। भारतीय दल ने भी इसमें भाग लिया। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल थे। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की स्थापना कब की गई थी? 1980 में। यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किन के बीच आयोजित किया गया? भारत सिंगापुर के बीच। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास था 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। उद्देश्य था दोनों देश की सेनाओं के बीच संचालन क्षमता बढ़ाना, संयुक्त प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, यंत्रीकृत युद्ध तथा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों पर जोर देना। सिंगापुर की 42 आर्मर्ड रेजिमेंट और भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया, जो टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन से शुरू हुआ। मेरी टाइम कोऑपरेशन एक्टिविटी अभ्यास किसके बीच में हुआ? भारत और फिलीपींस के बीच में 3 से 4 अगस्त 2025 को दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया? MCA यानी मेरी टाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी। यह अभ्यास फिलीपींस की EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुआ। भारत की तरफ से INS दिल्ली, INS क्लिंटन, INS शक्ति ने भाग लिया। सलिनेक्स 25 किसके बीच में हुआ? भारत और श्रीलंका के नौसैनिकों के बीच में। कहाँ पर? कोलंबो में। कौन सा अभ्यास था? 12वां सलिनेक्स 2025
18 अगस्त 2025 को कोलंबो श्रीलंका में संपन्न हुआ। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। भारत की तरफ से INS ज्योति और INS राणा ने भाग लिया। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया, हार्बर चरण और समुद्री चरण। 14 से 16 अगस्त को हार्बर चरण कोलंबो बंदरगाह में आयोजित किया गया। यह भारत के सागर दृष्टिकोण पर आधारित है। सागर का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब साथियों, महत्वपूर्ण सम्मेलन, बैठक या कॉन्फ्रेंस देखते हैं। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 24 से 25 अगस्त 2025 को दिल्ली विधानसभा में हुई। यह पहली बार दिल्ली विधानसभा में हुआ। उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष इसमें शामिल हुए। देश के पहले विधायी अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल के चुने जाने की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया गया। इस पर एक विट्ठल भाई पटेल के सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 29 से 30 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा में पहली बार था जब इसका आयोजन दिल्ली से बाहर किया गया। उद्घाटन किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने। समापन भाषण किसने दिया? ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति ने। सम्मेलन का विषय था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। इस तरह का पहला सम्मेलन 1976 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत न्यूजीलैंड सम्मेलन 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सुरक्षा दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन 5 अगस्त 2025 को किया गया। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन 5 अगस्त 2025 को किया गया। 6 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक यह मनाई गई। आयोजन स्थल था रविंद्र भवन, नई दिल्ली। आयोजन किसने किया? राष्ट्रीय कला अकादमी और ललित कला अकादमी ने 20 कलाकारों को इसमें ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ कलाकार कृष्ण खन्ना, रामवी सुतार और श्रीमती ईरा चौधरी को भारतीय कला और संस्कृति में अद्वितीय योगदान के लिए यानी आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया। IT कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब किया गया? 7 अगस्त 2025 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में। समुद्री क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। आयोजक कौन थे? DGS और CMMI। उद्घाटन किसने किया था? सर्बानंद सोनोवाल ने और राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने। इस समय ई समुद्र प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था 60 से अधिक समुद्री सेवाओं को एक ही डिजिटल छत के नीचे लाना। युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में। अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। कौन है ये? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री। नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों के युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल और भारत के युवा सांसदों ने इसमें भाग लिया। विषय था भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में युवा आदान प्रदान और खेल की भूमिका। आयोजन कौन करता है? ORF यानी ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन 26 से 29 जुलाई 2025 को शंघाई, चीन में किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन यानी मापिकी 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? CSIR NPL, नई दिल्ली में। कब? 11 से 12 अगस्त 2025 को। विषय क्या था? सभी समय के लिए माप, सभी लोगों के लिए मापन। WHO IRCH हर्बल औषधि कार्यशाला का आयोजन 6 से 8 अगस्त 2025 को होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। आयोजक कौन थे? आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। सहयोग किसका प्राप्त हुआ? WHO और PCIM&H का। इसमें भूटान, ब्रुनई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया आदि देशों ने भाग लिया। आगामी सम्मेलन की बात करें तो 68वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी CPC कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन, बारबाडोस में। भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे।
सम्मेलन की थीम क्या है? द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर। सीपीए यानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना 1911 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा देना। भारत सरकार सितंबर 2025 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी करेगा। थीम क्या है? पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। यह सम्मेलन 11 सितंबर 1893 को शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण की 132वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। अब हम महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम, पहल एवं मिशन देखते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसे कब मंजूरी प्रदान की गई? 1 जुलाई 2025 को। इसका लक्ष्य क्या है? 1 लाख करोड़ के बजट के साथ अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना। पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। हर नए कर्मचारी को नौकरी देने पर नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह तक की सहायता दी जाएगी। सामान्य क्षेत्र में 2 साल और विनिर्माण क्षेत्र में 4 साल तक नियोक्ताओं को यह सहायता दी जाएगी। 18 अगस्त 2025 से आधिकारिक पोर्टल EPF India pmvbry.epfindia.government.in पर आप पंजीकरण कर सकते हैं। नए कर्मचारी उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना UAN बना सकते हैं। इसके लिए 50 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे। 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों के लिए 5 नए कर्मचारी रखने होंगे। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक यह लागू होगी। श्रम श्री योजना की शुरुआत किसने की है? पश्चिमी बंगाल ने प्रवासी मजदूरों के लिए। इसमें पात्र मजदूरों को 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरिट यानी MERITE योजना को 8 अगस्त 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए 4200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। 2025-26 से 29-30 तक यह चलेगी। विश्व बैंक से 2100 करोड़ रुपए का ऋण भी इसे मिलेगा। उद्देश्य क्या है? NEP 2020 के अनुरूप चयनित तकनीकी संस्थानों की शिक्षा गुणवत्ता, समानता और प्रशासन में सुधार लाना। अब साथियों, हम साइंस टेक के बारे में बात करें तो नासा और IBM ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए सूर्या AI मॉडल लॉन्च किया है। तो याद रखना, सूर्या AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? नासा और IBM ने। किसके लिए? सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए। माइक्रोसॉफ्ट का मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक AI आधारित मॉडल आया है जिसका नाम क्या है? ऑरोरा। अब साथियों, विविध चीजें देखते हैं। भगवान बुद्ध के पिपर हवा अवशेष 127 साल बाद भारत लौटे। ये अवशेष 1898 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपर हवा बौद्ध स्तूप से खोजे गए थे। ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लेटसन पेप ने खुदाई की और भारत से बाहर इन्हें ले गए। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने इन्हें नीलामी से रुकवाया और इसे स्वदेश वापस ले आए। उत्तर प्रदेश में जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को इसे नाम परिवर्तन की मंजूरी प्रदान की। मान्यता है कि यह भगवान परशुराम का जन्म स्थल है। CBSE के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 2 सालों के लिए बढ़ा दिया है? तो सही उत्तर होगा राहुल सिंह। अगस्त 2025 में कर्नाटक विधानसभा ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस प्राचीन बौद्ध स्थल को आधिकारिक रूप से नामित किया है? तो सही उत्तर होगा सारनाथ को। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के कार्यकाल को जून 2026 तक बढ़ा दिया है? तो सही उत्तर होगा अजीत आगरकर के कार्यकाल को। तो साथियों, अद्यतन सामान्य ज्ञान में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।